बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। 27 अगस्त को, इसी 27 तारीख को चुनाव होने हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मायावती अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को चुन सकती हैं, यानी कि क्या आकाश आनंद राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले हो सकते हैं बसपा के। इस विषय पर बात करेंगे। एक लगातार चर्चा उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में तमाम दांव पेच अभी चल रहे हैं। सवर्ण जो शिक्षक हैं, जो उनकी भर्ती हो चुकी थी, वो भी धरने में बैठ गए हैं। उनको डर है कि उनकी नौकरी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, अनिश्चितता का माहौल है। सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, उस पर विस्तार से बात करेंगे। वो दोनों विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कुबूल जी। कुबूल जी, सबसे पहले तो बसपा के विषय में बात कर लेते हैं। 27 तारीख को चुनाव हैं, तो थोड़ा बताइए जरा हमारे दर्शकों को कि बसपा में चुनाव किस तरीके से होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन लोग दावेदार हैं भी या नहीं हैं, और उसके बाद बात करते हैं आकाश आनंद की। पहले बताइए जरा चुनावी प्रक्रिया क्या है। देखिए, निश्चित तौर पे 1984 में बसपा के गठन के बाद से बसपा में हर 5 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसके लिए ये है कि खासतौर से बसपा में एक अलग तरीके का चुनाव है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट होते हैं, सिलेक्शन होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई जाती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक प्रतिमोदन होता है, और उसके बाद जो राष्ट्रीय पूरी कार्यकारिणी है उसमें वो एक तरह से एक सर्वसम्मति के साथ जो है वो अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखती है और उसी पे मोहर लग जाती है। अब तक बसपा के इतिहास में यही दिखा है, यही प्रक्रिया दिखी है। 1984 से लेकर 2003 तक, जब तक काशीराम अध्यक्ष रहे, तो यही प्रक्रिया होती रही है। और 2003 में काशीराम ने 18 दिसंबर 2003 को जब मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसके बाद से भी आप देखें 6 बार मायावती जो है अध्यक्ष चुनी गई हैं, 5 बार लगातार जो है इसी प्रक्रिया के तहत कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई जाती है, बैठक होती है। उस बैठक में ये बात प्रस्ताव रखा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है इसका, उसमें सारे लोग सर्वसम्मति के साथ, अभी तक मायावती का चुनाव इसी तरह दिखा गया है। 27 अगस्त को बुलाया, क्योंकि अगस्त में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की बसपा का चुनाव होना है, तो 27 अगस्त को बैठक बुलाई गई है। और बैठक में इसी तरह के चुनाव प्रोसेस जो है, प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। और उसमें यही है कि माना जा रहा है कि क्या मायावती को, सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि क्या मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक कार्यकाल 5 साल का उनको और मिलेगा, या फिर मायावती अब जो है किसी और को कमान दे सकती हैं, वो संरक्षक के तौर पे पार्टी में रह सकती हैं या नहीं। इसको लेके तमाम तरह के कयास हैं, जिस पे से 27 तारीख को पर्दा साफ होगा। एक मेरा सवाल इसमें एडिशनल ये भी है कि जैसे आपने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पहले कांशीराम के वक्त में कांशीराम जी चुने जाते रहे, उसके बाद मायावती का वक्त चल रहा है, उनके दौर में वो चुनी जाती रही लगातार। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि चुनाव की स्थिति आ गई हो, सामने कोई प्रत्याशी खड़ा हो गया हो और चुनाव जैसी स्थिति बनी हो, ऐसा कभी हुआ? क्योंकि कांग्रेस के इतिहास में तो ऐसा काफी बार हुआ है, कांग्रेस में हुआ है, हाँ, लेकिन बसपा में अभी तक ऐसी प्रक्रिया कभी भी सामने नहीं आई। हालांकि इसलिए नहीं आई क्योंकि काशीराम जब तक थे तो काशीराम को किसी ने भी कोई चुनौती नहीं दी। मायावती को जिन नेताओं ने, काशीराम के साथियों ने चुनौती देने की कोशिश की, या मायावती को लगा कल ये हमारे लिए चैलेंजिंग बन सकते हैं, उनको पार्टी से या बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, या फिर वो ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि वो पार्टी खुद छोड़ के चले गए। आज के दौर में देखें तो काशीराम के साथ के तमाम जो नेता हैं वो बसपा में रह नहीं गए हैं। मायावती पूरी तरह से पार्टी की सर्वे सर्वा बनी हुई 2003 से, लगातार उनको अपने चीज पूरी बागडोर उन्होंने अपने हाथ में रखी है। अपने पसंद के नेताओं को ही वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, तमाम अहम पद दे रखी हैं। तो मुझे लगता है कि कभी इस तरह की मायावती के सामने भी चैलेंजिंग नहीं आई। हाँ, ये जरूर रहा है कि मायावती को कुछ नेताओं ने चैलेंज करने की कोशिश की, चाहे वो आर.के. चौधरी रहे हों, काशीराम के दौर के रहे हों, उन सबको मायावती ने बहुत अपने रास्ते से, जैसे कांटा निकाल के अपने रास्ते से हटा के फेंक दिया था, उसी तरह से मायावती ने उनको हाथी से उतार के पैदल कर दिया था। बिल्कुल। सवाल ये भी उठ रहा है आकाश आनंद को लेकर, खास तौर पर जिस तरीके से उनकी वापसी हुई है, एक बार फिर से बसपा में उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, तमाम राज्यों का प्रभार भी दिया गया है। यूपी के बाहर खास तौर पर वो लगातार एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं, चाहे SC/ST में कोटा विद इन कोटा की जो बात हुई, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस मसले पर हो, भारत बंद के मसले पर हो, हर वक्त आकाश आनंद एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो एक चर्चा ये भी है कि क्या आकाश आनंद अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, क्या मायावती उनको उत्तराधिकारी अभी चुन सकती है, या अभी इसमें भी गुंजाइश है, इसमें अभी इंतजार करना होगा आकाश आनंद को? जो अभी लोकसभा चुनाव के वक्त टिप्पणी आई थी मैच्योरिटी वाली बात, अभी और उनको और तपना होगा।
निश्चित तौर पे आपने जो बात कही, क्योंकि जब मायावती को कमान मिली तो ऐसे ही कमान मिली। काशीराम ने पहले अपना सियासी उत्तराधिकारी मायावती को घोषित किया, और घोषित करने के बाद जब काशीराम अस्वस्थ थे, बीमारी की स्थिति में थे 2003 के आसपास में, तब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मायावती के नाम को कमान दी। अब बात यही है कि क्योंकि मायावती ने भी अपना सियासी उत्तराधिकारी जो है आकाश आनंद अपने भतीजे को ही चुन लिया है, हालांकि उनको लेके, लेकिन एक बात साफ है कि मायावती ने इस बात को लेके जब आकाश आनंद को जनवरी में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसके बाद ये बात चर्चा होने लगी थी कि मायावती क्या राजनीतिक संन्यास ले सकती हैं या मायावती अपने राजनीति से बाहर कर सकती हैं, दूरी बना सकती हैं। तो मायावती ने इस बात को अपने जन्मदिन के मौके पे ही ये बात साफ कर दिया था कि वो राजनीति से कोई संन्यास नहीं ले रही हैं, राजनीति में बनी रहेंगी। उन्होंने कहा हमारा जीवन पूरा बहुजन समाज के लिए और बसपा और जो है सर्व समाज के लिए समर्पित है, पूरी राजनीति बसपा के लिए। तो इस तरह से मायावती ने उसी दिन साफ कर दिया था कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, मैंने फिलहाल के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान पास रहेगी। जो मुझे लग रहा है कि वो आकाश आनंद को अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा एक लंबे समय तक के लिए। लेकिन हाँ, ये बात है कि आकाश आनंद लगातार अपने आप को उस नेता के तौर पे देख रहे हैं, और कल के बसपा के भविष्य के तौर पे बसपा के लोग भी देख रहे हैं कि आकाश आनंद कल के भविष्य भी होंगे। तो मायावती के नाम पर, और ये बात जरूर है कि मायावती अपने जीते जी पार्टी की बागडोर किसी भी सूरत में नहीं देना चाहती हैं किसी को भी, चाहे वो आकाश आनंद ही क्यों ना हो। क्योंकि मायावती इस बात को लेके, जैसे ही मायावती नहीं क्योंकि वो आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश से बाहर क्यों रखा जा रहा है, वो इसीलिए रखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश क्योंकि बसपा का जितना जनाधार है और जो उसका पूरा, अगर बसपा का कहीं भी माना जाएगा प्राथमिकता मानी जाती है तो उत्तर प्रदेश से मानी जाती है। और मायावती ने इसीलिए आकाश आनंद को सब कुछ देने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो आकाश आनंद पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के संगठन के लोगों के साथ बैठना चाहते थे, लेकिन ये साफ संकेत था कि आप उत्तर प्रदेश से बाहर की राजनीति में दखल रखें। वो हरियाणा में सक्रिय हैं। आप देखिए SC/ST एक्ट वाले पे, जो आरक्षण वाले मामले पे जो आकाश आनंद ने बयान दिया वो हरियाणा में दिया, बाद में उन्होंने ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में नेताओं के साथ बैठक करते हैं, ना वो मिलते हैं, यहाँ तक कि संगठन की समीक्षा भी उत्तर प्रदेश नहीं करते। उपचुनाव हो रहा है, आप देखिए देहरादून में हरिद्वार में एक सीट थी, वहाँ प्रचार करने नहीं गए, जबकि वो सीट बसपा की विधायक की थी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं है। उनको बसपा ने, मायावती ने उत्तर प्रदेश से दूर रखा है। तो इस बात को आकाश आनंद भी समझ रहे हैं कि अभी उनके लिए मौजूदा वक्त में इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है। और मायावती ने भी लंबे समय तक बसपा में 1984 मायावती गठन के दौर से रही हैं और लंबा संघर्ष किया। उसके बाद जाके जब काशीराम इस स्थिति में पहुंच गए, वो कहीं जा नहीं सकते थे, बीमारी के वजह से वो बेड पे ही थे, अस्पताल में भर्ती, तब मायावती को कमान मिली थी। मुझे लगता है जब ऐसी कभी कोई स्थिति बनती है कि मायावती पूरी तरह से जब जमीन पे नहीं जाती हैं, दम नहीं उतरती हैं, वो स्थिति में नहीं रहती, तब हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान आकाश आनंद को मिले। लेकिन फिलहाल मायावती के नाम पे एक बार और मोहर 27 तारीख को लगी। बिल्कुल। और इस बीच हमने ये भी देखा कि बसपा लगातार एक्टिव भी है लोकसभा चुनाव के बाद से, खासतौर पर लेटरल एंट्री वाला मामला हो या फिर SC/ST जो आरक्षण में कोटा विदिन कोटा वाला मामला हो, बसपा लगातार एक्टिव है, मायावती लगातार एक्टिव है। उनके ट्वीट आ रहे हैं, उनके बयान आ रहे हैं, वो विपक्ष लेकर बीजेपी सरकार पर हमला भी बोल रही हैं। और इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, तमाम लोग बसपा के भविष्य को लेकर भी चिंता कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। लगातार एक्टिव जो हुई हैं, क्या उससे लाभ होगा बसपा को, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में बसपा के लिए बहुत मुश्किल दौर आ गया है। हमें लगता है बसपा जब शुरू हुई थी तब इतना ज़्यादा उसके लिए मुश्किल दौर नहीं था जितना आज मुश्किल दौर खड़ा है। बसपा के लिए ये ज़मीन जो है पूरा आधार सिकुड़ चुका है। उसके साथ जो उसका वोट बैंक गैर जाटो तो चला ही गया है, और उसका जो जाटो वोट बैंक वो भी छिटक गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो तमाम दलित लोग हैं या जो बीजेपी या सपा से, बीजेपी से जो नाराज़ है, वो इंडिया गठबंधन की तरफ उम्मीद के साथ देख रहा है। सपा हो या कांग्रेस हो, लगातार वो दलितों को वोटों पर फोकस कर रही है। तो ऐसे में जो काशीराम ने एक राजनीति खड़ी की थी, उसका जो फल था वो मायावती 2007 तक खा चुकी हैं। बसपा में एक नई राजनीति चाहिए,
नई एक एजेंडा चाहिए। किन राजनीतिक मुद्दों के बाद आप एक समय आपने बताया कि आपके दलितों की भागीदारी नहीं है, दलितों को वो नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, दलितों का शोषण होता है, ये सब चीज़ें कह के काशीराम ने दलितों की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया। आज तो सारी पार्टियां दलितों के एजेंडे पे हैं, हर पार्टी दलितों को इग्नोर नहीं कर रही है। ऐसे में मायावती क्या नया दलितों को देने जा रही हैं क्या? तो मुझे लगता है जो इससे आपने देखा, इसीलिए मायावती जो लोकसभा चुनाव में 1989 की स्थिति, मायावती का वोट बैंक बसपा का उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है 9.23% के आसपास में। तो ये दौर बहुत है। दलितों में तमाम जो दलित समुदाय के लोग हैं वो बसपा की उम्मीद हो चुके हैं, उनको फिर से सक्रिय करना है। लंबे समय से बसपा सत्ता से दूर है, तमाम राज्यों जो बसपा का आधार था वो सिकुड़ता जा रहा है। गठबंधन की पॉलिटिक्स में मायावती अकेले चल रही हैं, जबकि उनके लोगों का कहना है कि गठबंधन की राजनीति में गठबंधन का फार्मूला अपनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें बसपा के लिए संकट का है। लेकिन बसपा मुझे लगता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, जिंदा हो सकती है, लेकिन वो तभी जिंदा हो सकती है जब उसके साथ उसका गया हुआ वोट, यानी कि दलित वोट जो खिसका है वो दोबारा से लौटे, तभी दूसरे समुदाय के लोगों का बसपा पे विश्वास पैदा होगा, तब वो जीत की फार्मूले या जीत के आधार वाले वोट बैंक को हासिल कर पाएगी। बिल्कुल, उसके लिए लगातार प्रयास होते दिख भी रहे हैं। कितना सफल होंगे ये तो आने वाले चुनाव में, या चाहे उपचुनाव होगी, इस बार उपचुनाव में भी बसपा उतर रही है। ज़्यादातर उपचुनाव से दूरी बनाकर रखती है बसपा, मगर बसपा लगातार जिस तरीके से एक्टिव है उपचुनाव में भी नज़र आएगी। तो उसका असर नज़र आएगा कि कितना जो काम हो रहे हैं उसका असर है या नहीं है। एक चर्चा 69,000 भर्ती को लेकर भी उत्तर प्रदेश में ज़ोर शोर से लगातार चल रही है। योगी सरकार की तरफ से एक बात तो कहीं ना कहीं साफ की गई है कि वो हाई कोर्ट का जो फैसला है उसका सम्मान करेंगे। नई मेरिट लिस्ट जारी होगी, कब होगी, कितनी देर में होगी, ये अभी आना बाकी है, मगर सुप्रीम कोर्ट वो नहीं जाएंगे। और उसके बाद से ही तमाम आशंकाएं लोगों के मन में आ गई हैं। जो ओबीसी समुदाय के छात्र हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी लंबी और उनको जीत मिली, वो भी फिलहाल सड़कों पे हैं और लगातार अपने जो उनके मन में आशंकाएं हैं उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। कब तक ये होगा, कब तक उनकी भर्ती होगी, जो पिछड़ा उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। इसके साथ ही साथ जो सवर्ण समाज के छात्र हैं वो भी सड़क पर आ गए हैं। उनका कहना है कि वो इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, अचानक से अगर उनकी नौकरी चली जाएगी तो वो क्या करेंगे। जो समायोजन की बात हो रही है उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो 9,000 10,000 छात्रों के समायोजन की बात हो, शिक्षकों की समायोजन की बात हो रही है, वो कैसे होगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो तमाम सवाल उठ रहे हैं, ढेर सारी आशंकाएं हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर हैं और आज एक और पुलिस भर्ती का भी चल ही रहा है प्रक्रिया लगातार। तो भर्तियां लगातार विवादों में रहती हैं, उत्तर प्रदेश में रही हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह के आप देख लीजिए लगातार है, खास तौर से जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, ये मामला जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला आया है, आने के बाद जो मामला है इतना आसान नहीं है कि मामला सुलझ जाएगा। ये मामला सुलझने से ज़्यादा उलझना बहुत उलझ जाएगा। मेरा जो अपना नज़रिया है, मैं जो देख रहा हूँ चीज़ें, पहली बात तो ये है कि सरकार ने मतलब जो है हाई कोर्ट ने कहा है नए तरीके से मेरिट बनाई जाए, नए तरीके से सूची जारी की जाए। क्या नए तरीके से सूची बनाई जाएगी? जो अनारक्षित वर्ग के लोग नौकरी पाए थे, क्या उनकी नौकरी पे संकट किस तरह का होगा, कितनी लोगों की नौकरियां जाएंगी, पहली बात यह। उनके समायोजन का रास्ता क्या होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि 69,000 भर्तियां होनी हैं, नए तरीके से अगर भर्ती सरकार करती है तो निश्चित तौर पे आप ये मानिए कि 69,000 में 8 से 10,000 भर्तियां जो हैं, इसके जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं जो उसमें आरक्षण में आए हैं, अनारक्षित वर्ग में, उनकी नौकरियों पर खतरा बढ़ेगा। अगर उनकी नौकरियों पर खतरा बढ़ेगा तो क्या होगा, जो नई लिस्ट आएगी उनमें समायोजन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी स्पष्ट नजरिया नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये है, अगर उनकी नौकरी जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, एक। दूसरी चीज़ आप आइए कि क्या नए तरीके से मेरिट बनती है तो जो लोग पहले 4 साल से नौकरी कर रहे हैं तो उनके वरिष्ठता पे भी एक बड़ा संकट गहराएगा कि उनकी वरिष्ठता क्या होगी। क्या वो जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं 2019 से अब तक चली आ रही है 2020 से, वो नौकरी बनी रहेगी या फिर जो नई सूची जारी होगी उसके हिसाब से माना जाएगा। 2 तीसरी चीज़, अगर ये वरिष्ठता पे उनके संकट आता है, उनका वो नहीं माना जाता है, ऐसी स्थिति में उनके नई सूची बनने पे उनको जो खासतौर से 4 साल नौकरी कर चुके हैं उनके जो बहुत सारे लोग उसमें ट्रांसफ़र करा के अपने ज़िले में आ गए हैं, तो नए तरीके से फिर उनको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। काउंसलिंग कराएंगे तो उनके ज़िले भी बदले जा सकते हैं, ज़िले बदले जाएंगे। एक दूसरी चीज़ एक और है कि शिक्षक भर्ती में एक नया वो आ चुका है कि शिक्षक भर्ती में प्राइमरी में जो BTC किए हुए लोग हैं उनको रखा जाएगा और BEड वालों को जूनियर में। अगर BT
और जो पिछली भर्ती ये 2019 की भर्ती ये है, इसमें 40% ऐसे लोग हैं जो बीएड धारक हैं जी। तो उनके भी नौकरी पे खतरा होगा और बीटीसी वाले उसको लेके कोर्ट भी जा सकते हैं क्योंकि सरकार का फैसला है। एक दूसरी चीज ये है कि क्या जो जनरल कैटेगरी के लोग को भर्ती दी गई है उसको कैसे रजिस्टर किया जाएगा, क्या उसके लिए कोई पद बढ़ाया जाएगा, जिसको सुपर न्यूमेरिक जो है पोस्ट क्रिएट करने की बात कही जा रही है, अगर वो बढ़ाया जाता है सुपर न्यूमेरिक कोर्ट, ये होता है कि सरकार अगर चाहे तो जो 69,000 भर्तियों की पोस्ट निकाली है उसको बढ़ा के 75,000 76,000 कर दे, क्योंकि वो है। लेकिन ऐसी स्थिति में गिनती बढ़ेगी तो आरक्षण तो पूरे पे लागू, मॉडल फिर बदल जाएगा। फिर जो अभी है आरक्षण का प्रयोग कि 27,000 के तहत जो 30,000 बच्चे 31,000 बच्चे आने हैं वो हो सकता है बढ़ के 40,000 हो जाए, तो उसमें आपको और बढ़ाना पड़ेगा। तो 8,000 को भर्ती करने के लिए या 9,000 जो भर्ती करने के लिए आपको उस हिसाब से भर्ती करनी पड़ेगी। तो आपको एससी में भी और ओबीसी में भी कैटेगरी में बढ़ना होगा। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ें, सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं कि जो है कि क्या जो भर्तियां होंगी वो नए तरीके से भर्तियां होंगी। नए तरीके से अगर लिस्ट जारी की जाती है तो आरक्षण का प्रारूप जो है 27 और 10% ईडब्ल्यूएस भी लागू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों के तहत सरकार को भर्ती करना है और ये मामला आसान नहीं है, क्योंकि लगातार जो जिन लोगों की नौकरी खतरा है, सरकार कोई स्पष्ट नज़रिया नहीं है कि कोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेके तमाम लोग जो है अभी तक कोई स्पष्ट बातें सामने नहीं रखे हैं। ये बात ज़रूर कही जा रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को लेके उसका सम्मान करते हैं और नए तरीके से सोचेंगे, लेकिन क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं, ये किसी भी सरकार के अधीन आदमी ने नहीं कहा। ये बाहर से खबरें हैं मीडिया में कि वो नई सूची तैयार करेंगे, उसको चुनौती नहीं देंगी। अगर वो चुनौती नहीं देते, अगर शिक्षक कोई अगर जो जिसकी नौकरी जाती है अगर वो चला जाता है, और इसमें शिक्षक की नहीं, जो खाली जनरल कैटेगरी की नहीं है, जो लोग पहले से आरक्षित वर्ग में नौकरी पा चुके हैं तो उनकी भी वरिष्ठता पे खतरा बढ़ेगा। जो ओबीसी या दलित समुदाय के लोग हैं वो बढ़ेंगे। तो ये सारे ऐसे मामले हैं जहां पे सरकार को बहुत मुश्किल आसान है ये सवालों का जवाब देना होगा। इन मामलों को केवल जवाब ही नहीं देना बल्कि सुलझाना भी है। तो बड़ा मामला है, इतना आसान नहीं है जितने आसान तरीके से सरकार कह रही है। पहले से ही सरकार जो है दलित ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पे घिरी हुई है। ऐसे में जो भर्ती के आई हैं ये एक और मुद्दा है। लगातार सरकार जो है पेपर लीक के मामले में उलझी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में ये दूसरी चीज़ एक बहुत बड़ी इसमें यह है कि जो लोग अगर नए तरीके से नई सूची जारी होती है उनको नौकरी दी जाती है और ये कहा जाता है कि जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनकी वरिष्ठता पे खतरा नहीं है, तो जो लोग अभी नौकरी पाएंगे वो कहेंगे कि हमें जो है इतने लंबे समय तक 4 साल तक हमें नौकरी से बाहर रखा गया एक साजिश के तहत, हमें उसका वेतन भी दिया जाए। इसको लेके भी चैलेंज हो सकता है। तो यहाँ हर कदम कदम पे कानूनी पेंच फंसेंगे और ये मामला इतना आसान नहीं है। ये मामला अभी कोर्ट के दहलीज तक फिर दोबारा जाएगा और कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से जो रास्ता निकलेगा वही इस समस्या का हल होगा। बिल्कुल। तो लंबा अभी रास्ता बाकी है। सरकार के लिए भी लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। लगातार हर दिन कुछ नए सवाल उभर के आ रहे हैं। छात्र जो अभ्यर्थी रहे हैं, जो शिक्षक हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, तमाम लोग सड़क पर भी आ गए हैं। उनके मन में जो आशंकाएं हैं वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी साफ तौर पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसका सामने आना बाकी है। सबको उसका इंतज़ार है, हमें भी उसका इंतज़ार है। जो भी अपडेट इस मसले पर आएगा वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।